अच्छा, 2024 के सिलसिले में आपका क्या कहना है कि अगर जिस तरह इस वक्त कर्नाटक के इलेक्शन में जिस तरह मुसलमान या जो भी मकामी सतह के समाज यहाँ पे थे, वो गौड़ास कहें या फिर लिंगायत हैं, एक अच्छा फैसला लिया था इस मरतबा, 2024 में आपकी सोच क्या है? कर्नाटक में बीजेपी को परास्त करने का कर्नाटक के लोगों ने अच्छा फैसला दिया, अच्छा काम किया। मैं इसे अच्छा कहता हूं, अच्छा काम किया। एक गलत काम किया। बोलेंगे क्या गलत किया? कि बीजेपी की जगह कांग्रेस को लाया। मैं नहीं मानता कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है। अच्छा। एक जालिम दूसरे जालिम का विकल्प कैसे हो सकता है? ये मेरे सवाल है। ये सवाल पहले नहीं आता था। जब से कुरान को मैंने थोड़ा सा पढ़ा तब से मुझे पता चला, अरे जालिम शब्द वहां आ रहा है। जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता। तो एक जालिम का विकल्प दूसरा मजलूम हो सकता है। आप कांग्रेस को भी जालिम ही समझते? क्योंकि कांग्रेस तो चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने बनाया संगठन। ये तो मैं डॉक्यूमेंट है मेरे पास। इसीलिए उसका पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण को बनाया गया। दूसरी बात, डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि ये विदेशी है। तीसरी बात कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने फैसले किए उसमें उन्होंने 60% टिकटें पहली लोकसभा में ब्राह्मणों को दिए, जिनकी संख्या 3.5% थी। सेकुलर ब्राह्मण सबसे बड़ा पहले नंबर का सेकुलर ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। और पहले संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। आजादी से ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हुआ था। फिर आप बीजेपी आजादी से तो उनको पार्टीशन का बहुत बड़ा मतलब ये झेलना पड़ा। फिर क्या उनका वास्तविक कब्जा जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें देने से हुआ। इवन इंदिरा गांधी के समय तक ये हो रहा था। फिर बदलाव कैसे आया इसमें? यही मैं ये मेरे सामने सवाल है कि इस देश में जो मौलिक रूप से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि एक बहुत भयंकर बदलाव हो गया जो निगेटिव है, भारत के संविधान के अनुसार निगेटिव है। वो बदलाव क्या है कि एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा आएगा, सीताराम जाएगा तो राजाराम आएगा, राजाराम जाएगा तो सीताराम आएगा। तो सीताराम का विकल्प राजाराम नहीं हो सकता, राजाराम का विकल्प सीताराम नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा आएगा। ये हो गया क्योंकि बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। ये बहुत भयंकर हो गया, राज ब्राह्मण का रहेगा, ये परमानेंट हो गया। इससे मुसलमानों का संकट दुनिया में आने वाले समय में बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। पहले ही मुसलमानों का संकट बड़ा हुआ है। हमारा तो 1000 साल से है, मुसलमानों का ज्यादा लंबा नहीं है। हमारा 3000 साल से हमारा संकट फंसा हुआ है। मुसलमानों के पास तो आजाद होने के पहले भी कई सूबों में उनके मुख्यमंत्री थे। 14 अगस्त 47 के आसपास मुसलमानों के कई सूबे में चीफ मिनिस्टर थे। बंगाल का उस समय प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, प्राइम मुस्लिम थे। बंगाल का सब खत्म हो, तो वो पार्टीशन हो गया। वो भी पार्टीशन ब्राह्मणों ने किया, ब्लेम मुसलमानों को दिया। वो ये सोचते थे कि ये मुसलमान अगर भारत में रहे तो ये 27-28% है, 22.5% SC ST OBC, अगर ये दोनों मिल गए ये 50% हो जाएंगे। और अगर बैकवर्ड लोग हैं, अगर वो भी मिल गए तो ब्राह्मणों का राज तो आना ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही बैरिस्टर जीना का और अंबेडकर की मुलाकात हो गई है। अगर ये चुनाव में इकट्ठा हो गए
तो फिर ब्राह्मणों के 3.5% का क्या होगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको पार्टीशन कराया गया। पार्टीशन की बड़ी वजह रही सेकंड इंडिया एक्ट 1935 के कानून के अनुसार जो चुनाव हुआ, और चुनाव में कांग्रेस ने जो सोचा था चुनाव जीतने वाला वो नहीं हुआ, और कई सूबों के मुख्यमंत्री चुनाव जीत करके मुसलमान बने। जवाहरलाल नेहरू, जिसको बड़ा सेकुलर कहा जाता था, उन्होंने पार्टीशन की वकालत शुरू कर दी। पार्टीशन की पहली बात जवाहरलाल नेहरू ने की। मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, ये मेरी चुनौती है कांग्रेस के लोगों को, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है निजी कांग्रेस के साथ में। मेरा यह कहना है कि जो गवर्नेंस है बीजेपी का और कांग्रेस का, ये दोनों गवर्नेंस में मौलिक अंतर क्या है? अभी भी इसमें तब्दीली नहीं आई बोलते हैं इनके जहन में, कांग्रेस वालों के लीडरान के जहन में। देखो, मेरा यह मानना है कि उनके जहन में तब्दीली नहीं आ सकती। ये बर्थ थ्योरी पर चलने वाले लोग है कि हम तो जन्म से ब्रह्मा की औलाद है। अब जो जन्म से ही ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, इंसान की औलाद नहीं कहते लोग अपने को, नहीं, ब्रह्मा की औलाद है। हम तो इंसान की औलाद है, हम तो ब्रह्मा और ईश्वर की औलाद नहीं है। तो उस वजह से उनके दिमाग में जो खराबी है वो बहुत बुनियादी खराबी है। ये खराबी सुधार नहीं हो सकता। तो आप दोनों को एक ही पलड़े में रख रहे हैं, किसी का पलड़ा ऊंचा होगा, किसी का थोड़ा नीचे, ऐसा कुछ? हाँ है। कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी है, जो आप कह रहे हैं सही। ये पूछ लिया, ये बहुत अच्छा किया। कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। आप बोलेंगे कैसे? बीजेपी जो है वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम विरोध में भी, हम विरोध में, तुम मेरे दुश्मन हो। नहीं, विरोध में। कांग्रेस वाले हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर है, प्रोग्रेसिव है, ये है वो है, मगर प्रैक्टिस में वही करते हैं जो बीजेपी वाले। प्रोपोगंडा में सेकुलर कहते हैं, प्रैक्टिस में वही करते हैं। तो जो छुपकर हमला करता है वो ज्यादा डेंजर एनिमी होता है। हिडन एनिमी इज ऑलवेज डेंजर देन ओपन एनिमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण करके बताते रहता कि देखो, ये एक नाग है, आप नाग को देख रहे, तो नाग ने ऐसा 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 करता हो, ऐसा खड़ा होकर के ऐसा ऐसा करता। आप अगर ऐसा हो गए ना तो वो भी ऐसा ऐसा करता है। वो आदमी को कहता ये मत समझना मैं गाफिल हूं, नहीं 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 नहीं, अगर तुम पोजीशन ले रहे हो तो मैं भी विजिलेंट हूं, सतर्क हूं। इंसान सांप को दुश्मन कहता है, सांप तो इंसान को दुश्मन कहता है, और जब खुल्लम खुल्ला होता है तो दोनों सतर्क रहते हैं। अगर आस्तीन का सांप हो तो छुपा हुआ रहता है, और मौका देखने के बाद काटता है, तब तक छुपा हुआ रहता है। तो कांग्रेस का जो खेल वो आस्तीन के सांप वाला है, छुपे हुए दुश्मन है, बहुत खतरनाक दुश्मन है। ये काम उन्होंने किया। अरे अंबेडकर जैसे आदमी को बख्शा नहीं, उन्होंने कांग्रेस के लोगों का कोई निजी नुकसान नहीं किया। तो आप अभी जो है आपकी इस बात से 2024 में फिर सेकुलर माइंडेड एक SC/ST तबका हो, कबायली हो, एक मुसलमान हो, अगर आपकी बात पर चला जाएगा तो फिर वापस बीजेपी के पास जाएगा, इसलिए कि दूसरा है नहीं उसके साथ। मुसलमानों का ऑप्शन नहीं है। मुसलमानों का ये जो सोच है, ये मुसलमानों की जो लीडरशिप है उनका सोच गलत है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले बार जब कांग्रेस चुनाव हारी तो उनके वोट परसेंटेज 18% थे। तो मैं ऐसा मानता, उसमें 15% तो मुसलमान ही है। तो कांग्रेस के पास ओरिजिनल 3% है, तो 3% वाली पार्टी का मुसलमान को माइनस कर दिया जाए तो वो कैसे मजबूत पार्टी है? मुसलमान ऐसा कहता है, इस वजह से कांग्रेस मजबूत पार्टी मानी जाती है। मुसलमान के लीडर इस बात को एनालिसिस करे। दूसरा,
मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूं कि आखिर मुसलमान ये कहते हैं कि विकल्प क्या है, तो विकल्प मुसलमान तो खड़े होने नहीं देना, खड़े नहीं होने देते, वो दूसरे जालिम को चुनते रहते हैं, इसलिए विकल्प का प्रयास बार बार विफल हो जाता है। नहीं, मकामी सतह की जेडीएस को ही पकड़ लेते, कांग्रेस पूरी रियासतों को छोड़ दीजिए आप। हम समझते हैं कि चलो कांग्रेस इधर ही हम लोग बदलाव लाते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, जेडीएस को लेके आते हैं, लेकिन जेडीएस भी वही काम करता है, वो भी जाके बीजेपी के गोद में बैठ जाता है। ऐसी कई हमारे पास मिसाल है। ये बात आपकी मान लिया जाए तो ये सवाल है कि मुसलमानों के 15% वोट जेडीएस को पड़ते ही नहीं है। अगर सारे कर्नाटक में मुसलमानों ने 15% वोट उनको डाले, 2-4% जेडीएस के, तो ये 18-19% हो जाएगा। एक बार भी जेडीएस के इतिहास में इतना परसेंटेज उनको कभी भी नहीं मिला। ये इस बात का एविडेंस है कि 15% मुसलमानों ने जेडीएस को कभी भी वोट नहीं डाला। आप हाइपोथेटिकली सही है, अगर हाइपोथेटिकली जो सही है वो अगर प्रैक्टिकल किया होता और एक चुनाव में प्रयोग किया होता कि 100% चलो छोड़ो, बीजेपी को भी नहीं कांग्रेस को भी नहीं, तो वोट हो जाता 18% या 20% हो जाता जेडीएस का। और जेडीएस का 20% होते ही, देखो बहुत खास बात समझा रहा हूं, ये ऑल इंडिया में भी लागू है ये बात। तो इससे क्या होता है, जेडीएस वर्सेस बीजेपी, ऐसी अगर लड़ाई कर्नाटक में होती तो कांग्रेस की जगह जेडीएस की गवर्नमेंट होती, दूसरे तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग फिर थ्रू आउट कर्नाटका जेडीएस को चुनते। क्यों बोलते, तो ये विकल्प है, जेडीएस विकल्प है। दूसरे जो बैकवर्ड लोग हैं बोलते 20% इनके पास है, थोड़ा सा अगर हम 10-12% इनको देते तो ये तो बीजेपी को हरा देंगे और ये चुनाव जीत जाएगा। ऐसा मुस्लिम्स की वजह से सारे देश भर में नहीं होता है। वो क्या करते हैं, नहीं बीजेपी का विकल्प कांग्रेस। ये मुस्लिम समाज या मुस्लिम लीडरशिप ने ये मान लिया। दूसरी बात, और एक बात बुरा ना लगे इसलिए बता, मुस्लिम कांग्रेस को चाहते हैं इसलिए ऐसा नहीं कहते, नहीं, मुस्लिम्स चाहते बीजेपी ना है इसलिए कांग्रेस को चाहते। सही बात, ये रियलिटी, आप पत्रकार है तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। फिर चुनाव हो जाता है, फिर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, जीतने के पास गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट बनाने के बाद वो मुस्लिम विरोध का उनका रवैया कायम ही रहता है कांग्रेस का। प्रचार में अलग रहता है, प्रैक्टिस में अलग, विरोध में रहता है कांग्रेस का। प्रैक्टिकल व्यवहार मुसलमानों के विरोध में रहता। फिर कुछ मुसलमान सेंसिबल कांग्रेस को पूछने के लिए जाता है, बीजेपी के विरोध में आपको हमने भर भर के झोली भर भर के ओढ़ दिया, हमारी वजह से आप चुनाव जीते। कांग्रेस वाले कहते हैं हाँ बस सही, हम इस बात को मानते हैं। मगर हमारा एक सवाल है, पूछिए क्या सवाल, मुस्लिम बोलते पूछिए क्या सवाल, क्या कांग्रेस को आप चाहते हैं इसलिए आपने हमको भर भर के वोट दिया, या बीजेपी को आप परास्त करना चाहते थे और हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है इसलिए आपने हमको वोट दिया? ईमानदारी से ईमान को ध्यान रखना, अल्लाह ताला को ध्यान रखना और जवाब देना। बीजेपी को हम परास्त करना चाहते थे इसलिए कांग्रेस को, यही हमारा कहना है। आप हमको चाहते इसलिए वोट नहीं दे रहे, आप बीजेपी को परास्त करना चाहते इसलिए वोट दे रहे। तो जब आप हमको चाहते ही नहीं है, हमारी पार्टी आपके पसंद की पार्टी है ही नहीं है, तो आप हमारे पसंद के कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस प्राइवेट में उनको ये कहते हैं, ये पब्लिक में हम नहीं कहेंगे। अंदरूनी बात आपको बता रहा, बहुत अहम बात है और ये बात सारे देश में लागू है। यूसीसी केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, यूसीसी का एक सीक्रेट एजेंडा है ब्राह्मण धर्म को एससी एसटी ओबीसी के विरोध में जबरदस्ती थोपना। तो ये मुसलमानों के विरोध में हो सकता है और पीछे
ये SC/ST OBC जिनकी संख्या 74.5% है, इनके विरोध में है, क्योंकि असली चुनौती 15% मुसलमान नहीं है, असली ब्राह्मणों की चुनौती SC/ST OBC का बहुमत है। ये अगर इकट्ठा आते हैं तो हजारों साल का वर्चस्व ब्राह्मणों का खत्म हो सकता है। ये असली चिंता ब्राह्मणों की है। ये बात मुस्लिम अवाम और मुस्लिम लीडरशिप इस बात को समझे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।